हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं दी करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 58, जिसमें हम लास्ट वीक के मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट सिलेक्टेड एकदम फिल्टर्ड करंट इवेंट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और आपको पता ही है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दी करंट अफेयर शो से बाहर क्वेश्चन बनता ही नहीं। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड का पीडीएफ फाइल हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको वे टू सक्सेस के टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए फटाफट आज के एपिसोड शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं, वे टू सक्सेस की जो लास्ट 12 मंथ की करंट अफेयर की बुक आती है उसका इंग्लिश एडिशन लॉन्च हो चुका है फ्लिपकार्ट के ऊपर, आपको अभी देखने को मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फटाफट परचेज करके प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। और बात रही हिंदी एडिशन की, ये भी फुल्ली अपडेटेड यानी कि जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक आपको मिल रही है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए भाई अब शुरू कर दें आज का एपिसोड। बात करते हैं फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट के बारे में, जो कि आपके सामने एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठ जाए, क्योंकि आपको प्रॉपर नोट डाउन करते हुए चलना है। आज का पहला करंट इवेंट है, पराग अग्रवाल बने ट्विटर के नए सीईओ। फ्रेंड्स, 29 नवंबर 2021 को ट्विटर के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया पराग अग्रवाल को। फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अडोबी की बड़ी पोस्ट के ऊपर तो इंडियन थे, अब फाइनली ट्विटर के सीईओ भी एक इंडियन अमेरिकन बन चुके हैं, जिनका नाम है पराग अग्रवाल। फ्रेंड्स, पराग अग्रवाल का जन्म राजस्थान के अजमेर में ही हुआ था। इन्होंने जब ट्विटर ज्वाइन किया था 2011 में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्वाइन किया था, 2017 में सीटीओ की पोस्ट के ऊपर पहुंच गए, यानी कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। और अब फाइनली 2021 के अंदर ये सीईओ की पोस्ट के ऊपर पहुंच चुके हैं। इन्होंने अपनी जो इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी वो आईआईटी बॉम्बे से की थी, साथ ही इन्होंने जो पीएचडी कंप्लीट किया वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया है। इन्होंने किनको रिप्लेस किया है, इनसे पहले कौन सीईओ थे ट्विटर के, तो मैंने यहां पर नाम लिख भी दिया है, जैक डोर्सी। जैक डोर्सी इनसे पहले सीईओ थे ट्विटर के। अब फाइनली ट्विटर के जो नए सीईओ बन चुके हैं उनका नाम है पराग अग्रवाल, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अपॉइंटमेंट के अंदर एग्जाम में गारंटेडली क्वेश्चन पूछा जाएगा अपकमिंग एग्जाम में, याद रहेगा। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बनी देश की सबसे शक्तिशाली महिला। सबसे पहले समझते हैं शक्तिशाली महिला का मतलब क्या है। फ्रेंड, जो सबसे शक्तिशाली महिला की सूची जारी की जाती है, इसमें वो महिला हस्ती शामिल होती हैं जिन्होंने देश के हित में बहुत बड़े बड़े कार्य किए हों या फिर डिफरेंट फील्ड के अंदर देश के रिगार्डिंग कोई योगदान दिया हो, उन महिलाओं का नाम इन सूची में शामिल होता है। तो जो इस बार की शक्तिशाली महिला की सूची आई है उसमें जो नंबर 1 रैंक मिली है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बनी है, यानी कि देश की जो सबसे शक्तिशाली महिला बन चुकी हैं वो निर्मला सीतारमण जी बन गई है। दूसरे नंबर पर कौन आता है वो भी आपको बता दूं, नीचे मैंने नोट डाउन किया हुआ है। दूसरे नंबर पर नीता अंबानी आती है, आपको पता है कौन है। और तीसरे नंबर पर आता है WHO की जो चीफ है साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन, तीसरे नंबर पर आती है, यानी कि देश की सबसे शक्तिशाली महिला ये है। पहले नंबर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, दूसरे नंबर पर नीता अंबानी जी। अब आप सोच रहे हो कि नीता अंबानी क्यों आती है दूसरे नंबर पर? ये इसलिए आती है क्योंकि जब कोविड स्टार्ट हुआ था अप्रैल 2020 के अंदर, जब बहुत सारे गरीब लोग इससे इफेक्ट हो गए थे, तो इन्होंने जो रिलायंस हॉस्पिटल की फाउंडेशन है वहां पर एक मीटिंग रखी थी और जो गरीब लोगों की मदद की थी। एक प्रॉपर टीम इन्होंने मुंबई के अंदर बनाई थी कि जो गरीब लोग के ऊपर कोविड का प्रभाव पड़ा है उनकी कैसे मदद की जाए। इसलिए इन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य किया था देश के हित में, इसलिए दूसरा नंबर नीता अंबानी को मिला और तीसरा नंबर WHO की जो चीफ है साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, रैंक फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन आपको दूसरी तीसरी भी याद रखनी है। और ये जो लिस्ट जारी किया है सबसे शक्तिशाली महिलाओं की जो लिस्ट जारी किया है वो फॉर्च्यून इंडिया ने लिस्ट जारी की है हाल ही में, याद रहेगा। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है या फिर क्वेश्चन में दे दिया जाता है, फॉर्च्यून इंडिया के थ्रू जो सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की गई है उसमें फर्स्ट रैंक किसको मिली है, तो याद रखिएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट है, एडमिरल हरि कुमार बने नौसेना प्रमुख, मिला गार्ड ऑफ ऑनर। फ्रेंड्स, फाइनली इंडियन नेवी के नए चीफ नियुक्त किए जा चुके हैं जिनका नाम है एडमिरल हरि कुमार, याद रखेगा। इनसे पहले कौन थे इंडियन नेवी के चीफ? एडमिरल करमवीर सिंह, वो 24वें चीफ थे और ये 25वें चीफ है। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है जो एडमिरल हरि कुमार हैं ये इंडियन नेवी के कौन से नंबर के चीफ बने, तो ये 25वें इंडियन नेवी के प्रमुख चुने गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। अब आपने यहां पर एक और चीज नोटिस की होगी,
गार्ड ऑफ ऑनर, यानी कि इनको एक तरीके का सम्मान भी दिया गया है। गार्ड ऑफ ऑनर ये होता क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गार्ड ऑफ ऑनर किस तरीके से दिया जाता है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आजादी के बाद यानी कि लगभग 1950 के आसपास जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, थल सेना यानी कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इनके जो मतलब सोल्जर वगैरह होते हैं, इन तीनों सेनाओं के सोल्जर्स को मिलाकर एक टीम बनाई जाती है। ठीक है, ये इस तरीके की एक टीम बनाई जाती है जिसमें 150 भी होते हैं और 100 भी होते हैं, यानी कि जिनको भी ये गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है उनको 150 सोल्जर भी देते हैं और कुछ को 100 सोल्जर भी ये ऑनर देते हैं, मतलब सम्मान देते हैं। ये दिया किसको जाता है, स्पेशली अगर भारत के अंदर किसी दूसरे देश से कोई चीफ गेस्ट आ रहा है, जैसे कि किसी दूसरे देश का राष्ट्रपति आ रहा है, प्रधानमंत्री आ रहा है, या फिर जो वीवीआईपी है उनको ये गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, यानी कि ये सम्मान दिया जाता है। जैसे ही कोई मुख्य अतिथि आया तो उनके अरेंजमेंट में 150 सोल्जर का, अगर कोई बाहर से मुख्य अतिथि आ रहा है, राष्ट्रपति वगैरह आ रहा है दूसरे देश का, तो 150 सोल्जर तीनों सेनाओं के ये एक अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार लाल किले पे मोदी जी को भी देती है, भारत के राष्ट्रपति को भी देते हुए देखा होगा, मतलब एक सलामी टाइप ये कुछ करते हैं। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं, उनके चारों ओर आपने खड़ी हुई मतलब एक टीम खड़ी हुई देखी होगी इस टाइप की, तो उसी को बोलते हैं गार्ड ऑफ ऑनर। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं 150 सोल्जर यानी कि 150 सैनिक गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं, और जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनको लगभग 100 सैनिक गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं, और जो बाहर के किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर वीवीआईपी है उनको भी 150 सैनिक गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं, यानी कि एक आयोजन करते हैं मिलकर। और जो टीम बनाई गई थी ना, मैंने आपको बताया कि तीनों सेनाओं की एक टीम बनाई गई थी, सैनिक इसमें शामिल किए गए थे। इसको क्या बोलते हैं, इसको ट्राई सर्विस ऑफ गार्ड बोलते हैं। ट्राई सर्विस ऑफ गार्ड इसको बोलते हैं। ठीक है, ट्राई सर्विस ऑफ गार्ड इस चीज को बोलते हैं। समझ गए इस टीम को, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, दिल्ली के अंदर है, ट्राई सर्विस ऑफ गार्ड। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखने वाली चीज है, इसके बारे में सर्च करिए, गार्ड ऑफ ऑनर के बारे में गूगल के ऊपर आपको पूरी डिटेल समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। भाई कल ही 4 दिसंबर गया है, तो इसी दिन भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया गया। यह दिवस इसलिए नहीं मनाया जाता कि नौसेना का गठन हुआ था, इसलिए नहीं मनाया जाता, इसके पीछे एक रीजन है। पहले तो डेट याद रखिएगा, 4 दिसंबर को हर साल इंडियन नेवी डे के रूप में मनाया जाता है। देखिए इंडियन नेवी का जो गठन हुआ था वो सबसे पहले तो 1612 में हुआ था। ठीक है, 1612 में हुआ था। उसके बाद आजादी के बाद इसका दोबारा गठन हुआ 1950 में, और इसको इंडियन नेवी के नाम से जाने लग गया। आज नौसेना के पास लगभग 280 जहाज हैं और दुनिया भर के अंदर चौथी मोस्ट पावरफुल नेवी है, यानी कि चौथी सबसे शक्तिशाली नौसेना मानी जाती है इंडियन नेवी को। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो भाई ये मनाया क्यों जाता है 4 दिसंबर को? देखिए 1971 का युद्ध आपको याद होगा, भारत पाकिस्तान का, जहां पर बांग्लादेश का गठन हुआ था, पाकिस्तान से आजादी मिली थी और एक नया राष्ट्र बना था बांग्लादेश। ठीक है, दोनों साइड में भारत की जो सेना थी वो तैनात हुई थी, ईस्ट में भी और वेस्ट में भी। तो उसी युद्ध में भारत की जीत हुई थी, आपको पता होगा, इंडियन नेवी जीती थी और जो पाकिस्तान की सेना थी उन्होंने सरेंडर कर दिया था। तो उस विजय को याद करने के लिए, उस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल इंडियन नेवी 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे के रूप में मनाता है 1971 से। क्लियर है? और इस बार इसका थीम भी अलग था। हर साल इंडियन नेवी डे का एक थीम रहता है, इस बार इसका थीम था स्वर्णिम विजय वर्ष। स्वर्णिम विजय वर्ष क्योंकि जो वो विजय हुई थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया, 1971 में जीत हुई थी पाकिस्तान से भारत की, उसको 4 दिसंबर 2021 को पूरे 50 साल हो गए थे। ठीक है, पूरे 50 साल हो गए थे और 50वीं वर्षगांठ थी, इसलिए इसका थीम स्वर्णिम विजय वर्ष रखा गया था। समझ गए क्यों मनाया जाता है? काफी सारे लोग यही सोचते हैं कि गठन हुआ होगा, नहीं, अक्टूबर में मनाया जाता है इंडियन एयरफोर्स डे। एयरफोर्स डे मनाया जाता है क्योंकि उसका गठन हुआ था। नेक्स्ट है तेल अवीव पहली बार दुनिया का सबसे अमूल्य शहर बना, यानी कि दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी बन गई है तेल अवीव। तेल अवीव जो शहर है ये इजराइल का एक शहर है। ये वही शहर है जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध छिड़ा था अभी कुछ टाइम पहले, और जो फिलिस्तीन ने सबसे ज्यादा इफेक्ट डाला था
वो तेल अवीव के ऊपर ही डाला था। यहीं पर सबसे ज्यादा गोलाबारी हुई थी, यहीं पर सबसे ज्यादा नुकसान भी हुआ था। ठीक है, ये है तेल अवीव जो कि इजराइल में पड़ता है। ये फिलहाल दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव यानी कि सबसे महंगा शहर बन चुका है। ये जो लिस्ट जारी की है वो EIU ने की है, यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके थ्रू पता चला है। सब लोग ये सोचते हैं कि सबसे एक्सपेंसिव सिटी होगी पेरिस वगैरह होगा फ्रांस के अंदर, या फिर सिंगापुर होगा, लेकिन तेल अवीव ने इस बार उनको भी पीछे छोड़ दिया। अभी जो मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी की रिपोर्ट जारी की जाती है, ये जो रिपोर्ट बनाई जाती है किस बेसिस पर बनाई जाती है? देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि उस शहर की जो लोकल करेंसी है उसकी वैल्यू क्या है अमेरिकी डॉलर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो जो तेल अवीव की लोकल करेंसी है सेकल लोकल करेंसी है, और जो यूएसडी के कंपैरिजन में अगर इसको देखा जाए यानी कि अमेरिकी डॉलर के कंपैरिजन में देखा जाए तो $1 के मुकाबले लगभग 3.16 3 ही मान लीजिए 3.16 न्यू इजरायली सेकल है, यानी कि जो करेंसी है तेल अवीव की। तो मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यहां पर क्या है 74-75 के आसपास है इंडियन रुपी यूएसडी के कंपैरिजन में। तो भाई काफी कम, मतलब वैल्यू ज्यादा है इस करेंसी की फिलहाल यूएसडी के मुकाबले। और साथ ही किरियाना का सामान होता है उसकी रेट में जो वृद्धि आती है, उसकी प्राइसिंग में जो वृद्धि आती है, उसकी वैल्यू में वृद्धि आती है, उसको देखा जाता है। अगर किरियाना का जो सामान होता है वो महंगा हो रहा है तो मतलब सिटी महंगी हो रही है, वहां पर रहना महंगा है। और जब मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी बोला जाता है मतलब रहने के हिसाब से वो सिटी सबसे महंगी है, वहां पर रहना सबसे ज्यादा महंगा पड़ेगा, क्योंकि किरियाना वगैरह का सारा सामान वहां पर महंगा है। वहां की जो लोकल करेंसी है उसकी भी वैल्यू काफी बढ़िया बढ़ रही है। तो इसी वजह से मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी के नंबर 1 रैंक तेल अवीव को मिला है, जो कि इजराइल की एक शहर है। और नंबर 2 पर जो सेकंड रैंक मिली है वो सिंगापुर को मिली है और साथ ही पेरिस को मिला है। और फ्रेंड्स, इजराइल को लेकर एक और क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि इजराइल की कैपिटल क्या है, क्योंकि इजराइल की कैपिटल को लेकर ज्यादातर लोगों के अंदर बड़ा कंफ्यूजन बना रहता है। देखिए फ्रेंड्स, इजराइल जो अपनी कैपिटल मानता है वो यरूशलेम को मानता है। और आपको पता है इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद चल रहा है, और फिलिस्तीन यरूशलेम को इजराइल का हिस्सा ही नहीं मानता, दोनों उसके ऊपर हक जमाते हैं। लेकिन इजराइल अपनी ऑफिशियल कैपिटल घोषित करता है यरूशलेम को ही। लेकिन अगर देखा जाए जो डिफरेंट देशों की एम्बेसीज हैं ज्यादातर वो तेल अवीव शहर के अंदर ही है, जो कि इजराइल का एक शहर है। और बेसिकली आपको पता होगा किसी भी देश के अंदर डिफरेंट देश की जो एम्बेसीज होती हैं उस देश की कैपिटल के अंदर ही होती हैं। जैसे कि भारत के अंदर दिल्ली के अंदर ज्यादातर देशों की एम्बेसीज हैं, तो जो ऑफिशियल इसकी मतलब कैपिटल है वो तो यरूशलेम है, क्योंकि लास्ट ईयर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इजराइल की ऑफिशियल कैपिटल यरूशलेम को ही घोषित किया था। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए इजराइल की कैपिटल तो आप यरूशलेम को ही लगाना, कंफ्यूज मत होइएगा तेल अवीव में। नेक्स्ट करंट इवेंट की तरफ चलते हैं। गीता गोपीनाथ ने रचा इतिहास, IMF में पहली महिला डिप्टी MD मैनेजिंग डायरेक्टर पद पर होंगी काबिज। फ्रेंड्स, आपने IMF के बारे में बहुत बार सुना होगा, क्योंकि एग्जाम में रिपीटेडली क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMF, या फिर IMF का हेडक्वार्टर कहां पर है। IMF का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा अमेरिका के अंदर वाशिंगटन DC के अंदर। ठीक है, अब देखिए जो IMF है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड वाइड काम करते हैं, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर लगभग 190 देश सदस्य हैं, यानी कि IMF के 190 देश सदस्य हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? जो इस ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देश हैं उनके ऊपर फाइनेंशियली मॉनिटरी करने का इसका काम है। साथ ही उन देशों को ग्लोबली और इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड करना इस ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। साथ ही इनको और भी काफी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। समझ गए? अब इसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया। फिलहाल जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो है क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा। इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा, लेकिन 21 जनवरी को इसकी जो नई MD यानी कि डायरेक्टर बनने वाली है वो भी एक इंडियन है, जिनका नाम है गीता गोपीनाथ, जो कि फिलहाल चीफ इकोनॉमिस्ट हैं IMF की। गीता गोपीनाथ ये 21 जनवरी को IMF की
मैनेजिंग डायरेक्टर बनने जा रही हैं क्रिस्टिलिना की जगह गीता गोपीनाथ। अपने आप में बड़ी बात है, केरला में इनका जन्म हुआ था और आईएमएफ की एमडी बनने जा रही हैं। तो याद रखिएगा, गीता गोपीनाथ जो कि इंडियन ओरिजिन की हैं, ये आईएमएफ की नई डिप्टी एमडी पद पर काबिज होने वाली हैं 21 जनवरी 2022 को। याद रखिएगा, आईएमएफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके अंदर लगभग 190 देश सदस्य हैं। नेक्स्ट है, वर्ल्ड एथलेटिक्स ने अंजू बॉबी जॉर्ज को वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से किया सम्मानित। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही है अंजू बॉबी जॉर्ज, जो कि एक इंडियन एथलीट है। इन्होंने 2003 में वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में लॉन्ग जंप के अंदर ब्रॉन्ज मेडल भारत को दिलाया था और साथ ही 2003 में इनको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही इनको राजीव गांधी खेल रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है, पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है और 2016 में इन्होंने एक बहुत बड़ी एकेडमी भी खोली थी, जिसमें जो महिलाएं हैं उनको फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना इन्होंने शुरू किया था एथलीट का। तो इन्होंने अपने यार फील्ड में बहुत बड़े बड़े काम किए और भारत के अंदर महिलाओं को खेल में आगे लेकर आई, महिलाओं को खेल के प्रति मोटिवेट करने का काम इन्होंने किया है और खेल को भारत के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है। इसलिए इनको वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया और ये अवार्ड लेने वाली है अब तक भारत की पहली महिला ही नहीं बल्कि भारत की पहली इंसान बनी है। ये जो वर्ल्ड एथलेटिक्स है, ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका गठन 18 जुलाई 1912 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मोनाको में है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट करंट इवेंट देखते हैं। नागालैंड की पुलिस ने आधिकारिक तौर पर नागरिकों के लिए कॉल योर कोप मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ये काफी इंपॉर्टेंट है और मुझे काफी इंटरेस्टिंग भी लगा क्योंकि काफी अच्छा काम किया गया और कुछ यूनिक किया गया है। नागालैंड के बारे में आप जानते होंगे, भारत का एक ईस्टर्न स्टेट है जिसकी राजधानी कोहिमा है। तो भाई कोहिमा के अंदर पुलिस हेडक्वार्टर में कॉल योर कोप नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई। ये एप्लीकेशन संकटग्रस्त नागरिकों को या फिर राज्य के हर एक नागरिकों को पुलिस से सीधा संपर्क करने का मौका देती है या फिर सक्षम बनाती है, जो कि अपने आप में काफी बड़ी बात है। इस तरीके का मोबाइल के एक डैशबोर्ड रहेगा जिसमें आपको एक डायरेक्टरी भी मिलेगी, यानी कि सभी जो इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं, इमरजेंसी नंबर होते हैं, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे। अलर्ट का इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, साथ ही इसमें नियरेस्ट पुलिस स्टेशन खोजने का भी ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि जीपीएस के थ्रू इस एप्लीकेशन में जो सबसे नजदीक पुलिस स्टेशन या फिर चौकी पड़ती है उसकी इंफॉर्मेशन भी एप्लीकेशन देगी, बाकी सब कुछ सर्च करने का मौका देगी। साथ ही आप कहां पर, आपकी लोकेशन क्या है और आपके आसपास कितने पुलिसकर्मी कहां कहां पर है, सबसे नजदीक पुलिसकर्मी कौन सा है, उसके साथ आप डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं मोबाइल से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप संकटग्रस्त हो। तो यार काफी इंटरेस्टिंग काम हुआ है, काफी यूनिक काम हुआ है। तो एग्जाम में गारंटेडली क्वेश्चन बनेगा कि कॉल योर कोप नाम की एप्लीकेशन किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में लॉन्च की। तो याद रखिएगा, नागालैंड की पुलिस ने कॉल योर कोप नाम की एप्लीकेशन लॉन्च की, जो कि अपने आप में काफी बड़ी बात है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे मणिपुर में विश्व के सबसे ऊंचे 111 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण कर रही है। फ्रेंड्स, अब तक दुनिया के अंदर जो सबसे ऊंचे रेलवे पुल का रिकॉर्ड है वो यूरोप के अंदर है। देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज जो है यूरोप के मोंटेनेग्रो में है, इसका नाम माला रिजेका वायडक्ट है और ऊंचाई लगभग इसकी 139 मीटर है। वहीं मणिपुर में बनने वाले ब्रिज की जो ऊंचाई रहेगी वो लगभग 141 मीटर होगी। यह पुल बनने का नया रिकॉर्ड बनेगा और 2023 तक इस पुल को बना के तैयार कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर बनाने का काम चला हुआ है काफी टाइम से। तो भाई दुनिया का जो सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज होगा वो भारत के अंदर होगा। भारत का जो पूर्वी स्टेट पड़ता है मणिपुर, उसकी जो राजधानी इंफाल, यहां पर ही ये ब्रिज बनाया जा रहा है। इसकी ऊंचाई 141 मीटर, अपने आप में बहुत ऊंचाई बैठती है। इस टाइप का पुल बनके तैयार होगा। इंफाल को ब्रॉड गेज गेट से जोड़ा जाएगा। इंफाल जो राजधानी पड़ती है हमारे मणिपुर की, उसको ब्रॉड गेज गेट से जोड़ा जाएगा। लगभग इसकी लंबाई 111 किलोमीटर के आसपास होगी और जो ये दूरी तय होगी लगभग 2.5 घंटे के आसपास, यानी कि बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब जो दूरी तय की जाती है, इस पुल के बिना
टोटल लगभग 10 से 12 घंटे लग जाते हैं और ये पुल बनने के बाद लगभग 2.5 घंटे के अंदर 111 किलोमीटर की दूरी तय हो जाएगी और बहुत ज्यादा फायदा इस चीज का मिलने वाला है। तो याद रखिएगा। आपने नोटिस नहीं किया, आजकल इंडिया बहुत ज्यादा रिकॉर्ड भी बना रहा है। दुनिया का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो हमारा गुजरात मोटेरा यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। साथ ही दुनिया का सबसे ऊंचा जो स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, गुजरात के अंदर ही है, आपको पता है। और साथ ही सबसे ऊंचा पुल यहां पर बनाया जा रहा है। हाल ही में लद्दाख के अंदर बीआरओ ने दुनिया की सबसे ऊंची, सबसे लंबी सड़क बनाई थी, वो भी भारत के अंदर बनाई गई। दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हिमाचल प्रदेश के अंदर, वो भी भारत के अंदर बनाया गया। और बहुत सारे इंडियन जो है, कोई ट्विटर का सीईओ बन रहा है, कोई माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन सीईओ बन रहा है, गूगल के सीईओ इंडियन है। तो यार मतलब हो रहा है धीरे धीरे। नेक्स्ट है इंपोर्टेंट डेट से रिलेटेड आ गया। 1 दिसंबर को विश्व भर में विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा 1 दिसंबर को दुनिया भर के अंदर वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। एग्जाम में कई बार एड्स की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो भाई ये दिवस क्यों मनाया जाता है? देखिए एड्स एक गंभीर बीमारी है, गंभीर वायरस है। इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके उपचार क्या क्या है, अगर किसी को हो जाता है तो इसका प्रॉपर डॉक्टर से परामर्श वगैरह लेना चाहिए और इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाई जाती है। और जो एड्स से ग्रस्त लोग हैं उनकी मदद करने के लिए लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना काम होता है। इसलिए 1 दिसंबर को हर साल वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। हर साल इसका एक नया थीम होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में गारंटेडली पूछा जाएगा। इस बार इसका जो थीम था नीचे देखिए, एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स। इस बार इसका थीम क्या था? नोट करिए, वर्ल्ड एड्स डे का थीम था एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स। ठीक है, ये इस बार इसका थीम था। बात करते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट की, शायद आज का लास्ट होगा। 3 दिसंबर को विश्व भर में विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड डिसेबल्ड डे, यानी कि जो फिजिकल चैलेंज लोग हैं उनके लिए यह दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को हर साल। इंग्लिश में वर्ल्ड डिसेबल्ड डे। देखिए फ्रेंड्स, जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको दुनिया के अंदर, समाज के अंदर समान अधिकार प्रदान करना, उनको समान फैसिलिटीज प्रदान करने के लिए अवेयरनेस फैलाई जाती है। और जो फिजिकल चैलेंज लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए। ये अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल 3 दिसंबर को दुनिया के अंदर वर्ल्ड डिसेबल्ड डे यानी विश्व विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार इसका एक थीम था, हर बार होता है, इस बार थोड़ा लेंथी था। देखिए, लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्संस एंड डिसेबिलिटीज टुवर्ड एन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए, बहुत लेंथी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन इंपोर्टेंट है यार, एग्जाम में पूछे जाता है। 2-3 वर्ड याद कर लोगे आपको तब भी पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में तो ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो भाई ये था आज का लास्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट। काफी सारे लोगों ने बोला था कि भैया जो इंपोर्टेंट डेट्स होती है, महत्वपूर्ण दिवस होती है, उनको लास्ट में डाल दिया करें। तो इस हफ्ते के 2 इंपोर्टेंट डे बने, वैसे 3 बने। इंडियन नेवी वाला भी था, 4 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने उसको स्टार्टिंग में डाल दिया था। तो चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में वे टू सक्सेस के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर वाला लिंक टेलीग्राम का ही है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ वहां से डाउनलोड करके रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी इंस्टाग्राम के ऊपर आप फॉलो कर सकते हैं, सोनू हलावत के नाम से मिल जाऊंगा, लास्ट में डबल टी है। और टेलीग्राम को तो आप ज्वाइन कर ही रही हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं। और हाँ, वे टू सक्सेस की जो बुक है इंग्लिश वर्जन लॉन्च हो चुका है, लिमिटेड एडिशन है, फटाफट परचेज करके घर पर अवेलेबल करा लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फ्लिपकार्ट से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।